बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा 2025 का, उसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा वो इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक आएगा। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन सी है उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। तो आज हम सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले भी मैंने स्टूडेंट आप लोगों को बताया है कि जो चॉइस होगी वो हर क्वेश्चन के साथ होगी। जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। तो जहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो लिखा है, तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। और जो आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है 4x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 4। दिस इज थर्ड इक्वेशन। आपके सामने स्टूडेंट यहाँ पर 3 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है। आपने इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व मींस के इसमें जो x, y, z जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इन तीनों इक्वेशंस के अंदर, उनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इससे पहले स्टूडेंट आपने अपनी बुक में नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 डिफरेंट मेथड पढ़े हुए हैं। सबसे पहला मेथड होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, और सेकंड मेथड है क्रैमर रूल है, थर्ड मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड है, और फोर्थ मेथड जो है दैट इज गॉस जॉर्डन मेथड है। स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि आपने इन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो आइए देखते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए इन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड्स के जरिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इन नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। तो उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके लिए हमने एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हमने सबसे पहले जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है वो लिखनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखें x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, y का कोफिशिएंट -3 है और z का कोफिशिएंट 5 है। तो मैं यहां पर 2 -3 एंड 5 लिखूंगा। और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है। अगर x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इट मींस के उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। और y का कोफिशिएंट 4 है, z का कोफिशिएंट 2 है। तो इन कोफिशिएंट्स को आपने सेकंड रो में लिखना है 1 4 -2। और थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 5 है, z का कोफिशिएंट 1 है। तो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो ये आपके पास हुई। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने डॉटेड लाइन लगानी है इस लास्ट कॉलम के बाद, और इस डॉटेड लाइन के राइट साइड पे आपने जो इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट टर्म है उनको लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म 2 है, सेकंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म 1 है,
थर्ड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म 4 है, तो दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लेट्स सपोज हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा। अब फिर स्टूडेंट हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस करना है इनटू एचेलॉन फॉर्म, यानी इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, यानी एचेलॉन फॉर्म ये होती है किसी भी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 हो और उस एंट्री के नीचे जितनी एंट्रीज है सब 0 हो। इसी तरीके से सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना होगा और उसके नीचे जितनी एंट्रीज है उनको 0 बनाना होगा। इसी तरीके से थर्ड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना होगा और उसके नीचे जितनी एंट्रीज है उन सबको 0 बनाना होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि जहां पर फर्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री है वो है 2। लीडिंग एंट्री कहते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ अ रो, यानी किसी रो की पहली नॉन जीरो एंट्री को लीडिंग एंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री 2 है, सेकंड -3 है, थर्ड 4 है और लास्ट 2 है। तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, वो 2 है। तो इस मींस के इस 2 की जगह हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो इस लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। तो इस लीडिंग एंट्री को 1 बनाने के लिए हम क्या स्टेप करेंगे, ये हमने यहां पर देखना है। तो हमें नजर आ रहा है स्टूडेंट की जो सेकंड रो है उसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, वो 1 है, यानी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 1 है। तो हमने बाय रो ऑपरेशंस इस फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहला जो रो ऑपरेशन करेंगे वो ये करेंगे कि R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे, यानी R1 और R2 को एक दूसरे के साथ तब्दील करेंगे। तो R2 आपके पास क्या है, 1 4 -2 एंड 1 है। तो इसको फर्स्ट रो लिखेंगे 1 4 -2 एंड 1, और जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड रो की जगह लिखेंगे, यानी 2 -3 5 एंड 2, और यहां पे डॉटेड लाइन लगाएंगे। और थर्ड रो एज इट इज आएगी 4 5 1 एंड 4 एज इट इज आ जाएंगे। तो दिस आर द, अब यहां पे देखें कि फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या हो गई, 1 हो गई। अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे जितनी एंट्रीज है उन सबको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अब देखें कि जो लीडिंग एंट्री 1 है फर्स्ट रो, इसके नीचे कौन कौन सी एंट्रीज आती है, 2 आती है और थर्ड रो में 4 आ रही है। तो इस 2 को भी हमें 0 बनाना है, इस 4 को भी हमें 0 बनाना है बाय यूजिंग द लीडिंग एंट्री 1, यानी इस लीडिंग एंट्री 1 के जरिए इस 2 को भी 0 बनाना है और इस 4 को भी 0 बनाना है। तो पहले हम इस 2 को 0 बनाते हैं। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए हमें इस 1 के जरिए 0 बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 2 किस रो की एंट्री है। तो 2 सेकंड रो की एंट्री है और इस 1 के जरिए 0 बनाना है। तो ये 1 है, ये किस रो की एंट्री है, ये फर्स्ट रो की एंट्री है। तो इसके लिए हमें 2 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन करना होगा कि R2 में से माइनस करना होगा 2R1 को, यानी इसका मतलब यह है कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी फर्स्ट रो क्या है आपके पास, 1 4 -2 1 है। इन सारी एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, सेकंड रो में से। तो अब देखें जब भी हम ऑपरेशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 रोज को या 2 कॉलम्स को, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सब्ट्रैक्ट होती हैं। फर्स्ट एंट्री के साथ सब्ट्रैक्ट होगी, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर के साथ। अब हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ये है, R2 -2 R1 है। तो R2 की फर्स्ट एंट्री क्या है, 2 है। तो R2 की जगह हम 2 लिखेंगे, ये 2 एज इट इज आएगा।
R1 की फर्स्ट एंट्री क्या है 1 है, तो ये 2 माइनस 2 किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो फर्स्ट रो इट इज आएगी 1 4 माइनस 2 एंड 1। तो यहां पर सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अब R2 की सेकंड एंट्री लिखेंगे तो R2 की सेकंड एंट्री क्या है -3 है और R1 की सेकंड एंट्री क्या है 4 है। तो ये इधर R1 की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 2 8, तो ये -3 -8 क्या होगा -11 होगा। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट R2 की थर्ड एंट्री क्या है 5 है और 2 इंटू R1 की थर्ड एंट्री क्या है -2 है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 + 4 होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 9। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास R2 की लास्ट एंट्री 2 है, -2 R1 की लास्ट एंट्री 1 है, तो 2 - 2 क्या होता है 0 होता है। तो यहां पर हमने डॉटेड लाइन का यूज करना है और डॉटेड लाइन की राइट साइड पे जो कॉलम है दैट इज कांस्टेंट कॉलम है, तो इसको हमें सेपरेट रखना है क्योंकि ये बाहर से आया हुआ है मेहमान है, तो इसको हमने ड्राइंग रूम में बिठाना है। अब स्टूडेंट जो थर्ड रो है उसकी फर्स्ट एंट्री को हमें 0 बनाना है। तो थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है 4 है, इस 4 को 0 बनाना है फ्रॉम लीडिंग एंट्री ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या है 1 है, तो इसके लिए हमें ऑपरेशन क्या करना होगा कि R3 में से 4 इंटू R1 करना होगा। तो थर्ड रो की लीडिंग एंट्री हमारे पास क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। यानी अब हमारे पास जो ऑपरेशन है रो ऑपरेशन दैट इज R3 - 4 R1 है। तो अब हम देखते हैं कि थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री क्या है 4 है, तो इस R3 की जगह 4 -4 इंटू R1 क्या है आपके पास, यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, तो इसको हम जहां पे पुट करेंगे तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से अब हमारे पास नेक्स्ट में R3 की सेकंड एंट्री 5 है, -4 इंटू R1 की सेकंड एंट्री 4 है, तो दैट इज 5 - 4 4 16, तो दैट विल बी -11। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो R3 की थर्ड एंट्री 1 है, -4 इंटू R1 की थर्ड एंट्री -2 है, तो 1 प्लस -+ 4 2 8, 1 + 8 इज 9। और इसी तरीके से यहां पर R3 की फोर्थ एंट्री 4 है, -4 इंटू R1 की फोर्थ एंट्री 1 है, तो 4 - 4 दैट विल बी 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने इसको क्योंकि एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एचेलॉन फॉर्म क्या होती है कि जो लीडिंग एंट्रीज हैं उनको 1 के इक्वल होना चाहिए और फिर उन लीडिंग एंट्रीज के नीचे 0 आना चाहिए। तो अब फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 हो गई है और इसके नीचे जितनी एंट्रीज हैं वो 0 हो चुकी है। अब हम सेकंड रो की लीडिंग एंट्री देखेंगे तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है -11 है। इस -11 को क्या होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी हमने सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेकंड रो को हम -1/11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट मींस कि बाकी रोज एज इट इज आएंगी। तो सेकंड रो में 0 को -1/11 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, -11 को -1/11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। इसी तरीके से -9 को -1/11 के साथ मल्टीप्लाई करें -9/11 आएगा और ये 0 ही रहेगा। और थर्ड रो एज इट इज आएगी 0 -11 9 एंड 0 आ जाएगा। तो दैट इज द अब आपको नजर आ रहा है कि सेकंड रो की जो लीडिंग एंट्री है यानी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो आपके पास क्या आ गई, वो आपके पास आ गई है 1 के इक्वल आ गई है। अब आपने क्या करना है कि जो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री है उसको 1 बनाने के बाद उसके नीचे जितनी एंट्रीज है उनको 0 बनाना है। तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री के नीचे कौन सी एंट्री आ रही है, -11 आ रही है। तो इस -11 को हमने 0 बनाना है इस 1 के जरिए। तो उसके लिए अब हमें क्या ऑपरेशन करना होगा, यहाँ पर ये हमने चेक करना है।
तो इसके लिए देखें कि ये जो वन है ये किस रो की एंट्री है, ये आपके पास सेकंड रो की एंट्री है, ये -11 थर्ड रो की एंट्री है। तो इट मींस कि हम क्या ऑपरेशन करेंगे, -11 को 0 बनाने के लिए R3 + 11 इंटू R2 करेंगे, यानी ये हमारे पास ऑपरेशन होगा R3 + 11 इंटू R2। तो इट मींस के हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज आ जाएगी और सेकंड रो भी एज इट इज आ जाएगी। थर्ड रो में चेंज आएगा, थर्ड रो में क्या ऑपरेशन करना है, 3 + 11 R2 करना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या है थर्ड रो की, वो 0 है, प्लस 11 इंटू R2, यानी R2 की फर्स्ट एंट्री 0 है, तो 0 + 0 ये 0 ही रहेगा। इसी तरीके से अगर सेकंड एंट्री लिया जाए, R3 की सेकंड एंट्री क्या है, -11 है, प्लस 11 इंटू R2 की सेकंड एंट्री क्या है, 1 है, तो -11 + 11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इट मींस के इसको भी हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसी तरीके से थर्ड एंट्री क्या है R3 की, वो 9 है, प्लस 11 इंटू R2 की थर्ड एंट्री क्या है, -9/11 है। तो ये आपके पास 11 कैंसर, 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0। तो दैट इज आल्सो 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से थर्ड R3 की जो लास्ट एंट्री है वो 0 है और R2 की भी लास्ट एंट्री 0 है। तो इट मींस कि ये 0 ही रहेगा। तो दैट इज, अब हम जरा चेक करेंगे क्या सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 बन गई है, जस, और इसके नीचे 0 आ गया है, तो आ गया है। तो इट मींस कि अब यहां पे देखेंगे कि थर्ड रो की लीडिंग एंट्री को 1 होना चाहिए, लेकिन थर्ड रो में कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है। तो इट मींस कि उसमें लीडिंग एंट्री ही नहीं है, तो उसको फिर 1 बनाया नहीं जा सकता है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो फॉर्म है ये एचेलॉन फॉर्म है। अब हमने इस मैट्रिक्स जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाई थी, इसको हमने एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लिया है। अब हमने उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि सॉल्व करना है इन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना होता है एचेलॉन फॉर्म में, और एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करना होता है, सॉल्व आउट करना होता है, यानी उसमें एक्स और वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। अब स्टूडेंट यहां पर आपने एक बात का ख्याल करना है कि क्या इसका सॉल्यूशन फाइंड किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 टाइप्स का होता है, यूनिक होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करता है। तो ये याद रखें कि यूनिक कब होता है, ये मैं आपको यहां पे पहले क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं कि यूनिक सॉल्यूशन कब आता है किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का। वो तब आता है जब रैंक ऑफ ए इक्वल हो रैंक ऑफ ए बी के, और ये इक्वल हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। यानी रैंक क्या होता है, रैंक ये होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरोस ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एचेलॉन फॉर्म, यानी किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी एचेलॉन फॉर्म के अंदर, वो क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्टूडेंट यहां पर रैंक ऑफ ए से क्या मुराद है कि रैंक ऑफ ए क्या होगा इस मैट्रिक्स का, हमने ये देखना है। तो रैंक ऑफ ए, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, इससे जो लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका रैंक जो होगा वो रैंक ऑफ ए कहलाएगा। मैं अगर इस डॉटेड लाइन यानी जो लास्ट कॉलम है उसको छोड़कर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है, ये जो ए मींस के कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जहां पर हमने जब ये वाली मैट्रिक्स बनाई थी तो इस डॉटेड लाइन की लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है दैट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ए। और कोफिशिएंट मैट्रिक्स प्लस जो आपके पास
कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इनको मिला के हमने इसको क्या नाम दिया था, ए बी का नाम दिया था। तो इसमें जो रैंक ऑफ ए है वो क्या है, यानी आपने लास्ट कॉलम को छोड़ देना है, लास्ट कॉलम को इग्नोर कर देना है। मैं लास्ट कॉलम के ऊपर आर रख लेता हूं। बाकी जो मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या होगा, इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 है। जो लास्ट रो है वो सारी जीरो है, तो इट मींस कि इसका रैंक क्या है, 2 है। और इसी तरीके से रैंक ऑफ ए बी, यानी रैंक ऑफ ए बी मींस के आपके पास जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको मिला के जो रैंक होगा, दैट इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए बी। तो इस सारी मैट्रिक्स का रैंक हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3 है, सॉरी 1 2 है। जो लास्ट रो है वो सारी जीरो है, तो इट मींस कि इसका भी रैंक क्या है, वो 2 है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन, यानी वो कितने हैं आपके पास, वो 3 है। कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स वाई जेड आ रहे हैं, तीनों इक्वेशंस के अंदर 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने क्या कहा है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हो रैंक ऑफ ए बी दैट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो, तो तब सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक होता है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ ए बी भी 2 है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो कितने हैं, वो 3 हैं। तो इट मींस कि जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं है। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइटली मेनी कब होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब आता है, ये हमने देखना है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब आता है कि जब रैंक ऑफ ए इक्वल हो रैंक ऑफ ए बी से और दैट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल से, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल ना हो रैंक ऑफ ए और बी, तो thus then the solution will be infinitely many solution। जैसे यहां पर आपके पास रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ ए बी 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। तो इट मींस के रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल है, और लेकिन ये दोनों का रेंज जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और थर्ड जो टाइप होती है सॉल्यूशन की वो होती है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये भी चले यहाँ पे देख लें कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी दैट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो, यानी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी आपस में इक्वल ना हो। तो थर्ड कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, जस्ट अगर आपके पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं है तो फिर जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम कह देंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे। अब चूंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो हम उस सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो लास्ट रो है एचेलॉन फॉर्म में, इसको दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, यानी इक्वेशन फॉर्म ऑफ लास्ट रो, यानी जो लास्ट रो है उसकी इक्वेशन फॉर्म क्या होगी, लास्ट रो आपके पास है 0 0 0, तो ये डॉटेड लाइन से जो राइट लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड इज कॉल्ड मैट्रिक्स ए। इसमें देखें जो x का कोफिशिएंट है वो 0 है, तो इसको हम 0x लिख सकते हैं। सेकंड जो वेरिएबल था वो y था, तो y का कोफिशिएंट भी 0 है, तो 0y लिख सकते हैं।
और z का कोफिशिएंट भी 0 है, तो 0z इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 है। तो हमने लास्ट इक्वेशंस को क्या किया, उसको इक्वेशन लास्ट रो को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है इसको हम इग्नोर करते हैं, यहाँ पर जो लास्ट टर्म है इससे आपने जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे जरा गौर से आपने स्टूडेंट देखना है कि दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। यानी 0 और z आर टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट तब 0 होता है जब दोनों में से एटलीस्ट एक नंबर 0 हो। जैसे मैं अगर कहूं लेट्स सपोज कि 3 into 5 इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है कि 3 into 5 0 के इक्वल हो जाए? यानी 3 into 5 इक्वल टू 0 हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 3 5 15 होता है। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट तब 0 के इक्वल होता है जब या 5 0 हो या 3 0 हो या दोनों 0 के इक्वल हो। तो अब यहां पर देखें आपके पास दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस के आपके पास एक नंबर जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो गिवन है। यानी सॉरी, यहाँ पे 0 into z इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हमें पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट तब 0 होता है जब दोनों में से एक 0 है। तो एक नंबर का यानी एक फैक्टर का हमें पता है वो ऑलरेडी 0 है। तो फिर z कुछ भी हो सकता है, क्योंकि z को किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पर फिर लेट को z करते हैं, let z is equal to t where t is any number। यानी जो z है उसको हम लोग t के इक्वल सपोज करते हैं और t को हम यहाँ पे क्या किस चीज को शो करता है, एनी नंबर को शो करता है। तो इट मींस कि z की कोई सी भी वैल्यू हो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। जैसे z 3 हो तो 0 into 3 0 होगा, z 4 हो तो 0 into 4 0 होगा। तो z कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो एवरी नंबर सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, so z is equal to t and where t is any number। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो z की वैल्यू आ गई है t, और t क्या है आपके पास कोई सा भी नंबर है। यानी इट मींस के और नंबर कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। तो इट मींस एनी रियल नंबर हो सकता है t, और रियल नंबर्स कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं। तो z कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। अब हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले हम जो सेकंड रो है 0 1 -9/11 और 0, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, सेकंड रो में 0x होगा, y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और z का कोफिशिएंट क्या है -9/11 है। तो इसको मैं अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं y -9/11 z इक्वल टू 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और z की वैल्यू हमारे पास इन टर्म ऑफ t क्या आ गई है, t है। तो z की जगह t पुट करेंगे तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/11 t सेकंड साइड पे जाके +9/11 t हो जाएगा। तो दैट इज value of y which have many solutions, यानी where t is infinite numbers होता है। रियल नंबर से बिलोंग करता है t, तो रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको कोफिशिएंट में लिखेंगे। तो फर्स्ट रो को कोफिशिएंट में लिखेंगे। तो फर्स्ट रो में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है 4 है, 4y होगा, माइनस z का कोफिशिएंट क्या है 2z है, इज इक्वल टू 1 है। अब इसमें x प्लस 4 y की वैल्यू इन टर्म ऑफ t क्या है 9/11 t है, और -2 into z की वैल्यू इन टर्म ऑफ t क्या आ गई है, वो t है। तो z की जगह t पुट करेंगे, y की जगह 9/11 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास 4 9 36 by 11t -2t इज इक्वल टू 0 आएगा।
तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 11 एलसीएम 36t माइनस 11 2 22 इज इक्वल टू 1 आएगा, सॉरी 0 नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, तो ये आपके पास x प्लस 36 माइनस 22 करें तो 6 माइनस 2 4 3 माइनस 2 1 14 बाई 11 t इज इक्वल टू 1, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 1 माइनस 14 बाई 11 t आ जाएगी, तो 11 एलसीएम आ जाएगा, तो दैट विल बी 11 माइनस 14 t आ जाएगी, दैट इज x आ जाएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, और जो z की वैल्यू थी वो क्या थी, वो t के इक्वल थी। तो इट मींस के सॉल्यूशन सेट के अंदर जो x की वैल्यू है वो 11 माइनस 14t बाई 11 है, और जो y की वैल्यू है वो आपके पास 9 बाई 11t है, और जो z की वैल्यू है वो t है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड है। और which is an infinite solution because t is infinite, t have an infinite real numbers, यानी t belong कर रहा है set of real numbers से which are infinite। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन क्या है। A Ferris wheel with a radius of 25 meter complete one revolution in 4 minutes. Calculate the frequency of Ferris wheel rotation, the speed of the passenger at the edge of the wheel, and time it to take for the passenger to travel from the bottom to the top of the wheel. स्टूडेंट एक फेरिस व्हील है जिसका रेडियस किसके इक्वल है, 25 मीटर के इक्वल है, और ये जो फेरिस व्हील है ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने टाइम में, 4 मिनट्स के अंदर। यानी वन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि वन कंप्लीट रोटेशन, यानी एक कंप्लीट रोटेशन वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 4 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करता है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फेरिस व्हील, आपने इस फेरिस व्हील की जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। द स्पीड ऑफ द पैसेंजर एट द एज ऑफ द व्हील, यानी जो इसकी एज पे पैसेंजर बैठे हुए, जो मुसाफिर बैठे हुए, उनकी स्पीड क्या होगी ये फाइंड करना है। और थर्ड चीज आपने फाइंड करनी है टाइम इट टू टेक फ्रॉम द पैसेंजर टू ट्रेवल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द व्हील, यानी जो व्हील है उसके बॉटम से लेकर टॉप तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपने यहां पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसको जरा नोट करते हैं, तो वो क्या क्या है आपके पास ये चेक करें। तो सबसे पहले हमें इस फेरिस व्हील का जो रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ फेरिस व्हील गिवन है, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके पास 25 मीटर के इक्वल है। और सेकंड जो चीज है वो ये है कि टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन, यानी टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है, इसको स्टूडेंट इन अदर वर्ड्स टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन को जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, यानी इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो इट मींस कि जो टाइम पीरियड है वो क्या गिवन है, वो आपके पास 4 मिनट गिवन है। और इसके बाद आपने क्या क्या फाइंड करना है ये चेक करना है। तो फाइंड आपने क्या करना है, टू फाइंड हमने ये फाइंड करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी फर्स्ट स्टेप में। सेकंड आपने फाइंड करना है द स्पीड ऑफ द पैसेंजर, यानी जो स्पीड ऑफ फेरिस व्हील जो है वो कितनी है, यानी इसकी स्पीड फाइंड करनी है। और थर्ड जो चीज है वो ये फाइंड करनी है टाइम इट टू टेक फ्रॉम द फॉर द पैसेंजर टू ट्रेवल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द व्हील, यानी जो बॉटम से लेकर टॉप तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम फ्रॉम बॉटम टू टॉप ये फाइंड करना है, फ्रॉम बॉटम
टू टॉप, ये तीन चीजें आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए आपके पास फेरिस व्हील क्या होता है, तो इसकी फिगर जो है वो आपके पास आपकी बुक में जो है वो 253 पेज है उसमें बनी हुई है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड अ फेरिस व्हील, जो कि आप पार्क वगैरह में देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लोग बैठते हैं, पीपल्स आर सिटिंग हियर, और वो फिर इधर झूला लेते हैं। और ये जो फेरिस व्हील है ये रोटेट करता है, तो दिस इज कॉल्ड फेरिस व्हील है। तो आपने इसको पार्क वगैरह में देखा होगा, अक्सर पार्क वगैरह में ये फेरिस व्हील बना होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है, ऊपर नीचे रोटेट कर रहा होता है। तो हमने ये देखना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। यानी हमारे पास जहां पे टाइम पीरियड गिवन है 4 मिनट गिवन है, तो इस टाइम पीरियड को लेट्स सपोज अगर मैं टी के साथ रिप्रेजेंट करूं तो टी हमारे पास क्या है 4 मिनट है। हमेशा ध्यान रखें कि जो टाइम है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, तो हमने इस 4 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 4 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड्स के। तो 4 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, तो उसके लिए हमें 4 को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 6 24, तो इट मींस कि 4 मिनट में 240 सेकंड्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फेरिस व्हील। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है 1/240 होगा, यानी t की जगह हम क्या लिखेंगे 1/240 लिखेंगे। तो दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। तो इसका मतलब है 1/240 करते हैं तो ये कैलकुलेटर से करें तो ये इक्वल आता है 0.0041 हर्ट्ज विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम पीरियड। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो चीज हमने फाइंड करनी है वो यहां पर स्पीड फाइंड करनी है, यानी स्पीड ऑफ द फेरिस व्हील क्या होगी। तो ये जाहिर सी बात है जो फेरिस व्हील है वो रोटेट करता है, यानी वो रोटेशन करता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपके पास जो रोटेशनल स्पीड है वो आपने फाइंड करनी होगी। तो वो स्पीड आमतौर पे स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होती है। तो यहां पर जो स्पीड है वो किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड के इक्वल होगी। यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन को आप डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, पर कहते हैं 1 को। तो पर रेवोल्यूशन जो डिस्टेंस होगा अगर उसको डिवाइड करें किससे, टाइम पीरियड के साथ, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें स्पीड फाइंड करने के लिए डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन चाहिए। तो अगर आपके पास ये एक फेरिस व्हील है और ये फेरिस व्हील यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो एक सर्कल की सूरत में कंप्लीट करेगा, तो इट मींस के इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो फाइंड करेंगे। तो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा वो डिस्टेंस पर रेवोल्यूशंस के इक्वल होगा। तो पहले हमें इस सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड करना होगा टू फाइंड द डिस्टेंस पर टू फाइंड द स्पीड ऑफ द फेरिस व्हील, यानी जो स्पीड है फेरिस व्हील की उसको फाइंड करने के लिए हमें इस सर्कल का यानी इस फेरिस व्हील का सरकमफ्रेंस क्या होगा वो फाइंड करना होगा। तो इसका सरकमफ्रेंस इक्वल होता है c, अगर सरकमफ्रेंस को मैं c के साथ रिप्रेजेंट करूं तो c इक्वल होता है 2 पाई r के इक्वल होता है। और पाई की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है 22/7 होती है। r यहाँ पे गिवन है वो किसके इक्वल है, वो 25 मीटर के इक्वल है। यानी जो फेरिस व्हील का जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, वो 25 के इक्वल है। तो c इज इक्वल टू 2 पाई r है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा,
अगर मैं पाई रहने दूं, उसकी वैल्यू पुट ना करूं, तो 225 क्या होता है, 50 होता है। तो इसका मतलब है कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आ गया है वो क्या आ गया है, वो 50 पाई आ गया है। तो देन स्पीड किसके इक्वल होगी, स्पीड इक्वल थी डिस्टेंस पर रेवोल्यूशंस, यानी जो डिस्टेंस है पर रेवोल्यूशंस वो किसके इक्वल है, वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। तो स्पीड को हम कह सकते हैं कि स्पीड इक्वल होगी circumferences of the circle divided by time period। तो जो स्पीड है वो c डिवाइडेड बाय t के इक्वल होगी। तो c आपके पास क्या आ गया, 50 पाई आ गया, और जो टाइम पीरियड था वो किसके इक्वल था, वो 240 था। तो 50 डिवाइडेड बाय 240, 50 पाई डिवाइडेड बाय 240 करेंगे तो दैट विल बी द स्पीड आएगा, ये 0 से कैंसल, तो दे 5 पाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 24। और स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, तो हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिखेंगे। अब थर्ड जो चीज हमने फाइंड करनी है वो है टाइम फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी जो फेरिस व्हील है उसको कितना टाइम लगेगा बॉटम से टॉप तक जाने के लिए। लेट्स सपोज दिस इज बॉटम और दिस इज टॉप, यानी इस बॉटम से इस टॉप तक जाने के लिए कितना टाइम आप फेरिस व्हील को लगेगा, तो ये हमने चेक करना है। तो जारी बात है जब बॉटम से टॉप तक जाएगा तो वो हेमी सर्कल यानी सेमी सर्कल यानी वो सेमी सर्कल तक रोटेट करेगा, यानी जो सर्कल है जो फेरिस व्हील है उसका हाफ होगा, क्योंकि फ्रॉम बॉटम टू टॉप हाफ सरकमफ्रेंस का हाफ होता है। तो हम टाइम जो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए टाइम कितना लगता था, यानी 1 रेवोल्यूशन के लिए टाइम जो लगता है वो आपके पास लगता है 240 सेकंड लगता है। तो फिर जो हाफ टाइम होगा, इसका जो हाफ टाइम होगा दैट इज द टाइम फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगा, टाइम टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगा। और हाफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 240 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो इसका मतलब है 120 सेकंड होगा। तो इट मींस के जो बॉटम से लेकर टॉप तक जो टाइम लगेगा फॉर द पैसेंजर फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो टाइम होगा वो 120 सेकंड के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इस फेरिस व्हील का क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और टाइम टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सम ऑफ सीरीज, और इसमें 2 पार्ट्स गिवन है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास जो सीरीज है वो है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n i डिवाइडेड बाय 7i, और पार्ट बी है समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to infinity i डिवाइडेड बाय 7 पावर i है। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों सीरीज का सम फाइंड करना है, तो पहले हम इन दोनों सीरीज को एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, और फिर चेक करेंगे कि ये किस टाइप की सीरीज है, फिर उस टाइप के मुताबिक हम इनका सम फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले मैं जो पार्ट ए है उसको लिखता हूं। तो पार्ट ए में सीरीज का जो सम है उसको आपने 1 से लेकर n, ये दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सम फाइंड करना है। इसके सम को मैं Sn के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। तो Sn इक्वल होगा I वेरीज फ्रॉम 1 to n I डिवाइडेड बाय 7 पावर I होगा। अब मैं अगर इस सीरीज को एक्सपेंड करूं तो I जो की जगह हम क्या पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म में 1 पुट करेंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 7 पावर 1 करेंगे तो 1 होगा, प्लस I सेकंड वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 से, तो सेकंड क्या होगा 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 7 पावर 2 होगा, फिर 3 डिवाइडेड बाय 7 पावर 3 होगा, फिर 4 डिवाइडेड बाय 7 पावर 4 होगा, प्लस सो ऑन, जो लास्ट टर्म होगी वो n डिवाइडेड बाय 7 पावर n होगी। तो दिस इज द सीरीज एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ द सीरीज आ जाएगी।
अब स्टूडेंट अगर इस सीरीज को जरा गौर से देखें तो ये एक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है कि जब भी किसी अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज की करस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो सीरीज आती है दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। पहले जरा हम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है ये चेक करते हैं। फर्ज करें आपके पास एक अरिथमेटिक सीरीज है ए प्लस डी, सेकेंड टर्म है ए प्लस 2d, थर्ड टर्म है इसकी। इसी तरीके से ए प्लस 3d जो है वो फोर्थ टर्म है। इसी तरीके से जो nth टर्म होगी वो क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी। और ज्योमेट्रिक सीरीज में लेट्स करता हूं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 3 प्लस सो ऑन। जो nth टर्म होगी वो क्या होगी r पावर n माइनस 1 होगी। तो दिस इज एन अरिथमेटिक सीरीज एंड दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर मैं इन दोनों सीरीज की करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं a इंटू 1, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं a प्लस डी इंटू आर, और इसी तरीके से थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लूं a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर प्लस सो ऑन। जो लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को मैं मल्टीप्लाई करूं r पावर n के साथ, r पावर n माइनस 1 के साथ। तो दिस इज एन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, यानी ये आपके पास क्या होगी एक अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। अब इस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है उसको आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है, उस फार्मूले का प्रूफ भी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर उस फार्मूले को जस्ट लिखूंगा, फिर उसको हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी इसका प्रूफ आपकी बुक में गिवन है और ये काफी बड़ा फार्मूला, इसको आपने याद रखना है। a1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस n इंटू डी इंटू आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। तो हमने इस फार्मूले का प्रूफ स्टूडेंट आपकी बुक में है, वहां से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे जरा पहले चेक करते हैं कि अरिथमेटिक कौन सी है ज्योमेट्रिक कौन सी है। तो फर्स्ट हम इसमें देखें 1/7 है, तो 1/7 को मैं 1 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ। सेकेंड टर्म में 2 डिवाइड बाई 7 स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 डिवाइडेड बाई 1/7 स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी तरीके से थर्ड टर्म को 3 डिवाइड बाई 7 क्यूब को 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7 क्यूब लिख सकते हैं, प्लस सो ऑन। जो लास्ट टर्म है उसको n इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7 पावर n लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो 1 2 3 अप टू n दिस इज अरिथमेटिक सीरीज बन रही है, क्योंकि 1 2 3 में देखें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे 1 आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सम में 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। और जो ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है वो बन रही है 1/7 1/7 स्क्वायर 1/7 क्यूब। तो इसमें जो रेशियो है यानी जो r है वो क्या है आपके पास 1/7 है। तो ये याद रखें स्टूडेंट कि ये फार्मूला तब हम यूज कर सकते हैं जब r जो है वो लेस देन 1 हो, यानी r अगर 1 से छोटा होगा तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर r हमारे पास क्या है 1/7 है, जो अरिथमेटिक सीरीज है उसमें r क्या है 1/7 है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात याद रखें कि ये जो a1 है दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज है, फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो d है दैट इज कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, और जो r है वो किस चीज को शो करता है
कॉमन रेशो को शो करता है ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। तो सबसे पहले हम यहां पे चेक करते हैं कि हमारे पास R क्या है, A क्या है और D क्या है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो A है यानी फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज 1 2 3 है, तो इसकी फर्स्ट टर्म A1 क्या है, 1 है। और जो D है, D फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक सीरीज की किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेंगे, यानी 2 माइनस इस 2 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 1 है। और जो R है उसको फाइंड करने के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज की किसी भी दो टर्म्स का रेशो लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में ज्योमेट्रिक सीरीज वाली टर्म है 1/7, सेकंड टर्म में ज्योमेट्रिक सीरीज वाली टर्म है 1/7 स्क्वायर। तो 1/7 स्क्वायर को डिवाइड करें 1/7 से, तो ये आपके पास क्या आएगा, 7 स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/7 आएगा विच इज लेस देन 1 आएगा। तो हमारे पास ए बी है, डी बी है और आर भी आ गया। तो अब हम इनको फार्मूले में पुट करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो एस एन यानी सम ऑफ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज किसके इक्वल आएगा, ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। तो ये आपके पास A1 क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर है, तो 1 माइनस 1/7 करेंगे। आर हमारे पास 1/7 है, प्लस डी इंटू आर है, तो डी क्या है 1 और r क्या है 1/7 इंटू 1 माइनस आर पावर n है, तो 1 माइनस 1/7 पावर n को 1/7 होल पावर n होगा, तो जिसको हम 1/7 पावर n भी लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1/7 होल स्क्वायर आएगा, माइनस a प्लस n इंटू डी है, तो a क्या है 1, n एज इट इज आएगा, d क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 है और r पावर n है, तो r आपके पास 1/7 पावर n आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो Sn किसके इक्वल आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 करते हैं तो 7 माइनस 1 6/7 आ जाएगा, प्लस 1/7 एज इट इज आएगा। 1/7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 1/7 होता है, और 1 माइनस 1 ओवर 7 पावर n करते हैं तो 7 पावर n एलसीएम आएगा, तो ये 7 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 है, तो ये 6/7 होल स्क्वायर आएगा, माइनस 1 प्लस n एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 6/7 होगा, और इनटू 1/7 पावर n एज इट इज आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 7 डिवाइडेड बाय 6 होगा, प्लस ये आपके पास 1/7 को एज इट इज लिखते हैं, तो 7 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में है 6 6 36 7 7 49 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 7 पावर n आ जाएगा नोमिनेटर में, और माइनस 1 प्लस n इंटू ये 7 पावर n नीचे आके 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 7 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऊपर चला जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो Sn इक्वल आएगा 7/6 प्लस ये आपके पास 1/7 को अगर मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, 7 पावर n माइनस 1, सॉरी 7 पावर n माइनस 1, तो ये 7 पावर n माइनस 1 होगा, ये 7 7 49 होता है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको हम लिख सकते हैं 49 ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास 7 स्क्वायर होगा, और ये आपके पास 7 पावर n माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और
बल्कि n+1 आएगा, क्योंकि ये 7 पावर n है, ये 7 है, तो डिनोमिनेटर में जाके आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 36 आ जाएगा। और -1 प्लस n डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 पावर n-1 होगा, 7 डिवाइडेड बाई 7 पावर n होता है। तो मजीद सिंप्लीफाई करने से 7/6 प्लस 7 पावर n-1 डिवाइडेड बाई 2n+1 -2, तो दैट इज 7 पावर n-1 इंटू 36 माइनस 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 पावर n-1 आएगा। तो Sn इज इक्वल टू आएगा, अब 7 पावर n-1 36 एलसीएम आएगा, तो ये आपके पास 6 है, तो 6 6 36, तो ये आपके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 पावर n इंटू 6 आ जाएगा, प्लस 7 पावर n-1 एज इट इज आएगा, और यहां से 6 6 36, तो ये -6 इंटू 1 प्लस n आ जाएगा। तो दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज आ जाएगी। तो अब आइए देखते हैं कि इसका पार्ट बी क्या है। पार्ट बी में स्टूडेंट आपने जस्ट n की जगह क्या लिख लेना है, इंफिनिटी लिख लेना है, यानी i वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है, तो ये n की जगह इंफिनिटी आएगा। अगर आप इसको मैं एक्सपेंड कर लूं तो s इंफिनिटी मींस के सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 पावर 4 प्लस सो ऑन। यानी अब यहां पर जो nth टर्म है वो गिवन नहीं होगी, जो लास्ट टर्म है वो अगर गिवन ना हो तो फिर जो सीरीज है वो क्या कहलाती है, वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है, और सॉरी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। और किसी भी इनफाइनाइट अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम फाइंड करने का फार्मूला आपकी बुक में गिवन है वो है s इंफिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r प्लस डी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर है। और ये फार्मूला तब हम यूज करते हैं जब r क्या हो, लेस देन 1 हो, तो वही चीजें हैं, सिर्फ जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो a1 हमारे पास मींस क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 1 है, 1 माइनस r क्या है 1/7 है, प्लस d क्या है वो भी 1 है, r 1/7 है, तो ये 1 माइनस 1/7 होल स्क्वायर आएगा। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो 1 माइनस 1/7 करते हैं तो 6/7 आता है, और प्लस 1/7 एज इट इज आएगा, और यहाँ पर 6/7 का स्क्वायर करते हैं 36 बाई क्या आएगा 49 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करके हम इसके जो इनफाइनाइट सीरीज है इसका सम फाइंड करेंगे। तो ये 7/6 होगा फर्स्ट टर्म, प्लस ये 49 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 49 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 36 आएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 7 49, तो ये आपके पास 36 एलसीएम आएगा, तो 6 6 36, 6 7 42 प्लस 7, तो दैट इज 49/36 आएगा एस इंफिनिटी, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या आ जाएगा, आपके पास 49/36 आ जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या है। तो सेकंड पार्ट आपके सामने है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 balls from a collection of 4 oranges, 5 red balls, 6 green balls such that, और इसका पार्ट ए है all balls are different color, पार्ट बी है all balls are of the same color, पार्ट सी है no ball is red, पार्ट डी है exactly 1 ball is green। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो आपने बुक में पढ़ा हुआ है यूनिट 6 के अंदर परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस को पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशंस का फार्मूला है वो क्या है।
तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स n है और आपने उन टोटल ऑब्जेक्ट्स n में से कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और फिर उनकी कॉम्बिनेशन फाइंड करनी है, यानी एट अ टाइम आप जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, लेट्स सपोज r ले रहे हैं, तो फिर जो कॉम्बिनेशन है NCR वो किसकी इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किससे कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपके पास टोटल क्रिकेट के प्लेयर्स जो होते हैं वो 11 होते हैं, हमारे पास जो चॉइस है वो लेट्स सपोज टोटल प्लेयर है 13 है, हमने कोई से भी 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो इसमें हम कितने डिफरेंट वे से प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी 11 प्लेयर को कितने डिफरेंट वे से सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द 13 प्लेयर्स। तो इनमें n आपके पास 13 हो जाएगा और r जो होगा वो 11 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉल्स। तो इसका मतलब है कि हमने एट अ टाइम जो बॉल सिलेक्ट करने हैं वो 3 करने हैं, तो r हमारे पास क्या है 3 है। और कहां से सिलेक्ट करने, फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ 4 ऑरेंजेस, यानी ऑरेंज बॉल कितने हैं आपके पास 4 है, 5 रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स कितने आपके पास 5 है, और 6 ग्रीन बॉल्स, और इन 6 ग्रीन बॉल्स कितने हैं 6 है। तो आपने इनमें से क्या करना है 3 बॉल्स सिलेक्ट करके उनकी कॉम्बिनेशन फाइंड करनी है। तो उसने यहाँ पर पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में जो कंडीशन है, यानी पार्ट ए के अंदर जो कंडीशन है वो ये है कि ऑल बॉल्स आर डिफरेंट कलर, यानी जो 3 बॉल हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो तीनों की तीनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट तब होगा जब हम एक ऑरेंज बॉल सिलेक्ट करें, एक रेड बॉल सिलेक्ट करें और एक ग्रीन बॉल सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें 3 बॉल ही सिलेक्ट करने, 3 से ज्यादा नहीं करने। और 3 बॉल्स एक दूसरे से डिफरेंट तब होंगे जब हम जो कलेक्शन हमें गिवन है उसमें से ऑरेंज में से एक सिलेक्ट करें, रेड में से एक सिलेक्ट करें और ग्रीन में से सिलेक्ट करें, तो तब हमारे पास जो 3 बॉल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए हम पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1 ऑरेंज बॉल सिलेक्ट करना होगा, 1 ऑरेंज बॉल सिलेक्ट करना होगा, और ऑरेंज बॉल कितने हमारे पास 4 है, 1 ऑरेंज बॉल सिलेक्ट करना होगा फ्रॉम 4। तो इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, तो यानी टोटल आपके पास कितने हैं 4 है, और आपने एट अ टाइम कितने ऑरेंज बॉल सिलेक्ट करने हैं 1। तो इट मींस के n आपके पास अब 4 होगा, r आपके पास 1 होगा, तो ये 4c1 होगा। 4c1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और कॉम्बिनेशन 4c1 फाइंड करते हैं तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के जरिए भी फाइंड किया जा सकता है, और आप इस तरीके से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। यानी c के n की जगह 4 आ गया, r की जगह 1 आ गया, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो 4 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इट मींस के ये 4 के इक्वल आएगा, तो इसको हम 4 लिखेंगे। और एक बार सिलेक्ट करना होगा हमें कहां से, रेड से। तो रेड टोटल कितने हैं 5 है, तो 1 रेड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 5 रेड बॉल्स। तो इसका मतलब है टोटल रेड बॉल्स कितने हैं 5 है, और 5 में से हमने कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं 1 सिलेक्ट करना है, तो 5c1 आएगा। तो ये भी आपके पास 5 ही के इक्वल आता है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या ये फार्मूला भी आप यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ये 5 ही आएगा। और एक बार हम सिलेक्ट कर सकते हैं कहां से, ग्रीन की कलेक्शन से। तो ग्रीन में टोटल कितने 6 है, तो 6 में से हमने 1 बॉल सिलेक्ट करना है, तो इट मींस के n 6 है और r 1 है, तो ये nc1 किसके इक्वल आता है 6 आता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे टू सिलेक्ट डिफरेंट कलर्स। उसके लिए हमें इन तीनों कॉम्बिनेशन को आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 6 5 30, 30 4
120 होता है। तो इसका मतलब है कि जो तमाम बाल डिफरेंट हो, इस बात के कितने यानी अगर हम इस तरीके से सिलेक्ट करें 3 बाल्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑरेंजेस रेड एंड ग्रीन कि हर बाल डिफरेंट हो, तो फिर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 120। मींस कि हम 120 वेज से सिलेक्शन कर सकते हैं सच दैट कि ऑल बाल्स आर डिफरेंट हो। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो सेकंड पार्ट आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है, वो क्या है कि ऑल बाल आर ऑफ सेम कलर, यानी तमाम बाल्स क्या होने चाहिए, एक ही कलर के होने चाहिए। यानी या तो तीनों ऑरेंज होने चाहिए, या तीनों रेड होने चाहिए, या तीनों क्या होने चाहिए, या तीनों ग्रीन होने चाहिए। तो हम जरा देखते हैं कि ऑल बाल ऑफ सेम कलर के लिए क्या आपके पास सेकंड पार्ट कैसे होगा, ये चेक करते हैं। पार्ट बी क्या है, ऑल बाल्स आर ऑफ सेम कलर। अब हमने स्टूडेंट यहां पे सिलेक्ट करने हैं 3 बाल्स, और तीनों के तीनों सेम कलर के होने चाहिए, या तीनों ऑरेंज कलर के होने चाहिए, या तीनों किस कलर में होने चाहिए, रेड में होने चाहिए, या तीनों ग्रीन में होने चाहिए। इसको लेट्स सपोज हम केसेस में डिवाइड कर देते हैं। केस 1 में हम कहते हैं कि ऑल बाल्स आर रेड, यानी तमाम बाल्स, सॉरी पहला कौन सा है, पहला है ऑरेंज है, ऑल बाल्स आर ऑरेंज, यानी तमाम बाल्स ऑरेंज हो। इसमें कितनी कॉम्बिनेशन होंगी, तो आप देखें ऑरेंज बाल कितने हैं आपके पास, 4 हैं, और एट अ टाइम आप कितने बाल सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी आर जो होगा वो 3 होगा, और एन जो होगा वो 4 होगा, तो ये 4C3 आ जाएगा। यानी हम 4C3 फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला और बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये 4 ही के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर तमाम बाल्स क्या हूं, ऑरेंज हूं, इस बात की क्या कितने डिफरेंट वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर 4 डिफरेंट वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। केस 2 हम ले लेते हैं। केस 2 में हम क्या कह देते हैं कि ऑल बाल्स आर रेड। तो टोटल रेड कितने हैं, 5 है, और सिलेक्ट कितने करने आपने 3, तो 5C3 हो जाएगा। तो ये आपके पास 5C3 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कैलकुलेटर के जरिए, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 10 के इक्वल आता है। और केस 3 जो होता है वो क्या है, वो ये है कि ऑल बाल्स आर ग्रीन। अब तमाम बाल्स ग्रीन हो, यानी तीनों के तीनों बाल्स ग्रीन हो, इसकी कितनी कॉम्बिनेशन होगी, तो ग्रीन कितने 6 है, एट अ टाइम आपने 3 चूज करने, तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगी वो 6C3 बनेंगी। तो 6C3 को अगर कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करें तो ये किसके इक्वल आएगा, 20 के इक्वल आएगा। तो इट मींस के ग्रीन बाल्स की कॉम्बिनेशन कितनी होगी, 20 होगी। तो अब टोटल कॉम्बिनेशंस कितनी हो जाएंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों कॉम्बिनेशंस को आपस में ऐड करेंगे, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन होगी कि दैट ऑल बाल्स आर ऑफ सेम कलर, तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगी, वो होगी 4 + 10 + 20, तो ये आपके पास 34 आ जाएगी। तो इट मींस कि 34 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगी अगर हम तमाम बाल्स को क्या रखें, सेम कलर के रखें। तो अब आइए देखते हैं कि इसका पार्ट सी क्या है। तो पार्ट सी जो है वो आपके सामने मैंने यहां पर दिखा है। पार्ट सी है नो बॉल इज रेड, यानी कोई बॉल भी रेड नहीं होना चाहिए। यानी पार्ट सी क्या है आपके पास, नो बॉल इज रेड, कोई बॉल भी रेड नहीं होना चाहिए। अब हमने एट अ टाइम कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं, 3, और रेड हमारे पास ऑरेंज कितने हैं, 4 है, रेड हमारे पास कितने हैं, 5 है,
और ग्रीन कितने हमारे पास, वो 6 है। अब कोई बॉल भी रेड ना हो तो उसके लिए हमें रेड से चूज नहीं करना है, जस्ट कहां से चूज करना है, ऑरेंज या ग्रीन से चूज करना है। तो इसमें भी स्टूडेंट मैं पहले केस ले लेता हूं कि लेट्स सपोज जब तमाम बाल ऑरेंज होंगे, यानी जो 3 बाल हैं जो हमने चूज करने वो तीनों ऑरेंज हो, तो इसकी कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी, तो हमने ये देखना है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऑल आर ऑरेंज, ऑल 3 आर ऑरेंज, यानी तमाम ऑरेंज हो जाए, तो इस बात की कॉम्बिनेशन क्या होगी, 4C3 हो जाएगी। तो 4C3 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। या ये हो सकता है कि ऑल 3 बॉल्स आर ग्रीन हो, तो तब भी कोई रेड नहीं आएगा, तो फिर इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, 6C3 हो जाएगी। तो 6C3 किसके इक्वल होता है, 20 के इक्वल होता है। अब ये हो सकता है कि 2 ऑरेंज हो और 1 ग्रीन हो, यानी 2 ऑरेंज बॉल सिलेक्ट करें और 1 क्या करें, ग्रीन बॉल सिलेक्ट करें, 1 ग्रीन बॉल सिलेक्ट करें। तो अब इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी ये हमने देखना है। तो ऑरेंजेस हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 है, तो 4 में से हमने 2 सिलेक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई बाय ग्रीन हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 है, 6 है, तो 6 में से हमने 1 सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 2 ऑरेंज और 1 ग्रीन सिलेक्ट करते हैं तो फिर जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगी वो 4C2 मल्टीप्लाई बाय 6C1 होगी। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 4C2 भी 6 के इक्वल होता है और 6C1 भी 6 के इक्वल होता है, तो दैट इज 36 हो सकता है। नेक्स्ट चॉइस ये हो सकती है कि 1 ऑरेंज हो और 2 ग्रीन बॉल्स हो, यानी ये भी पॉसिबल है, तब भी कोई रेड नहीं आएगा। तो 1 ऑरेंज लेना है, तो 1 ऑरेंज कहां से लेना है, ऑरेंज टोटल 4 है, इसमें से 1 सिलेक्ट करना है, और ग्रीन टोटल 6 है, इसमें से 2 सिलेक्ट करने हैं। तो ये 4C1 4 होगा, 6C2 5 होगा, सॉरी 15 होगा। तो ये 60 डिफरेंट वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नो बॉल इज रेड हो, क्योंकि हमने 3 बॉल कलेक्ट करने हैं, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि हम कोई रेड ना आए उसके लिए। अब हमने टोटल कवरेज यानी टोटल कॉम्बिनेशन हमने फाइंड करनी है। तो टोटल कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए हम इन तीनों चारों को आपस में ऐड करेंगे, 4 + 20 + 36 + 60 करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 120 आएगा। तो इट मीन्स के कोई भी बॉल ग्रीन ना हो इस बात के, तो फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितनी बनेंगी या नंबर ऑफ वेज कितने होंगे फॉर सिलेक्शन, दैट आर 120, यानी 120 डिफरेंट वे से हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अब पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी में आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 1 बॉल इज ग्रीन, यानी एक बॉल को ग्रीन होना चाहिए, बाकी दोनों बेशक रेड हो या ऑरेंज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या बाकी दोनों ग्रीन भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बॉल को हर हाल में क्या होना चाहिए, ग्रीन होना, एग्जैक्टली 1 ग्रीन है, सॉरी, एक बॉल को ग्रीन होना चाहिए, बाकी दोनों रेड भी हो सकते हैं या ऑरेंज भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 1 बॉल इज ग्रीन का मतलब होता है कि दिस मीन्स दैट द रिमेनिंग 2 balls must be orange and red, यानी जो रिमेनिंग 2 बॉल्स हैं वो ऑरेंज भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं, लेकिन एक बॉल को हमने हर हाल में क्या रखना है, ग्रीन रखना है। तो एग्जैक्टली तो इसका मतलब है फर्स्ट चॉइस ये बन सकती है कि 1 ग्रीन हो, क्योंकि एक बॉल ग्रीन होगा, और बाकी 1 ग्रीन फ्रॉम 6। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ग्रीन बॉल को चूज करने की कॉम्बिनेशन क्या होगी। तो एक बॉल को तो हमने ग्रीन लेना है, तो ये 6C1 होगी, तो दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा।
अब हम ये कह सकते हैं कि अब 2 बाल रह गए हैं, क्योंकि एक बार हमने ग्रीन चूज कर लिया है तो अब बाकी मजीद हमारे पास जो चॉइस है वो 2 की रह गई है। तो ये हो सकता है कि 2 ऑरेंजेस, हम बाकी दोनों ऑरेंज चूज कर लें फ्रॉम 4। ऑरेंज कितने हैं? 4 है। तो इसकी क्या कॉम्बिनेशन है? 4C2 होगी। तो ये किसके इक्वल होगा? ये 6 के इक्वल होगा। या ये हो सकता है कि 2 रेड फ्रॉम, रेड कितने थे? 5 थे। 2 रेड फ्रॉम 5, तो इसकी क्या कॉम्बिनेशन होगी? 5C2 होगी। तो ये आपके पास कितने हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब टोटल डिफरेंट वेज, टोटल कॉम्बिनेशन कितनी बनेगी? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 6 को मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों के सम के साथ। तो 6 को 5C2 सॉरी 10 के इक्वल होता है, नॉट 5। तो 6 इंटू 10 या 6 प्लस 10, यानी इन दोनों के सम को मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये आपके पास 6 इंटू 16 आ जाएगा। 6 इंटू 16 किसके इक्वल होता है? 96 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वेज दैट आर 96 when one ball is exactly green।